Hello, good afternoon to all my friends. Welcome to my revision classes. So आज मैंने एक न्यू इनिशिएटिव लेते हुए ये सोचा है कि मैं अपनी रिविजन क्लासेस के थ्रू जो बच्चे जेके एसएसबी की आपकी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, या एसएससी सीजीएल की कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस का जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले होता है। जैसे कि आप हाल में आपने देखा कि एसएससी सीजीएल ने अपना एक न्यू पैटर्न जो है वो लाया है, जिसमें जीएस जो है वो 75 नंबर की एक वेटेज रखी गई है, जो अपने आप में एक मायने रखती है, जिसमें जीएस जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस जिसकी हो जाती है 75 नंबर के थ्रू। तो जीएस में जैसे कि आप बच्चे सारे जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ठीक है ना। आज जो है मैंने एक इंडियन पॉलिटी का टॉपिक उठाया है जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, बिल्कुल ही मैंने लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। अगर हम देखा जाए तो पॉलिटी इस सब्जेक्ट में इसके बहुत महत्व है सब इस टॉपिक का, बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस इस टॉपिक को देता है। तो आइए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक इसको कहा जाता है। तो इसका प्रोविजन जो है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो प्रोविजन है, पार्ट 4 में इसका प्रोविजन रखा गया है। पार्ट 4 में इसका प्रोविजन जो है वो रखा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। और आर्टिकल्स की जहां तक इसकी बात की जाए तो आर्टिकल्स ये कौन कौन से कवर करता है इसमें, तो वो भी मेंशन इसमें हम करेंगे। आर्टिकल्स की ये बात करता है यहाँ पे 36 से लेके 51 आर्टिकल्स को ये कवर करता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पज से। बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कि ये हमने बारो का किससे, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये बारो किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमने बारो किया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये आइडिया जो है वो बारो किया है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। देखिए, अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो ये हमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है एक स्टेट को अच्छी तरीके से रन करने के लिए। टू गिव अस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका लाइन है। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं, अब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे आ जाते हैं सीधा, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके जो है वो 3 हिस्से में बढ़ चुके हैं। जो पहले हमारा हिस्सा आता है वो आता है आपका, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। आई होप सो कि आपने सबने अपने कॉपी पे नोट आउट कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखिए, बात करें आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो ये 3 में डिवाइड होते हैं बेसिकली our directive principles are divided into 3 parts. Number 1 is your Gandhian principles. Number 2 is your socialistic principles. And the last one is your liberal intellectual principles. These are very very important because इन आर्टिकल्स के थ्रू हम किस तरह से हमने अपनी स्टेट को एक अच्छा बेहतर बनाना है, इन आर्टिकल्स के थ्रू एक स्टेट को फॉलो करना पड़ता है। इन आर्टिकल्स को अच्छी तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से, डिसेंट्रलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, जो गवर्नेंस की होती है, उसको अच्छे तरीके से रन करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक काम करेंगे, आज मैं सिर्फ गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस करूंगा, बिकॉज हम एक एक आर्टिकल अच्छे तरीके से डिटेल में मैं आपको आज बताऊंगा कि गांधीयन प्रिंसिपल्स में एक्चुअल में कौन कौन से आर्टिकल इसमें जो है वो आपके आते हैं, और कौन कौन सा आर्टिकल क्या क्या दर्शाता है, क्या क्या हमें बतलाता है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट फ्रॉम द गांधीयन प्रिंसिपल्स टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं
सोशलिस्टिक और आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल जो है वो प्रिंसिपल्स जो है उनको डिस्कस करूंगा। बट नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस द गांधीयन प्रिंसिपल्स ओनली। इट वाज अ वेरी लेंथी टॉपिक, तो इतने में लंबा वीडियो हो गया, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे। गांधीयन प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला आर्टिकल इसमें आपका आता है, आर्टिकल फर्स्ट इज योर 40। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो विलेज पंचायत के बारे में आपका बात करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, विलेज पंचायत के आपके बारे में बात करता है। देखिए आपने सुना होगा पंचायती राज एक्ट जो है वो आपके जेकेएसएसबी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जो हर एक एग्जाम में, चाहे वो जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस है, इंस्पेक्टर फाइनेंस है, चाहे कोई भी एग्जाम है आपका, वीएलडब्ल्यू है इंक्लूडिंग, तो उसमें ये टॉपिक जो है अपने आप में एक महत्व रखता है। तो विलेज पंचायत की मैं अगर बात करूं, तो पंचायती राज की अगर मैं बात करूं, तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था और इंप्लीमेंट आपका 1993 में हुआ था। ठीक है, इसमें आपका आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक इसमें ये फॉल करता है आपके पंचायती राज एक्ट में, और आपका आर्टिकल डीपीएसपी में आपका आर्टिकल 40 आता है कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट वन इज योर आर्टिकल is your 43, which is now tells us about the promotion of the cottage industries in rural areas, कि हमने कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है आपके रूरल एरियाज में। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। ओके, अब मैं थोड़ा इसका रब कर देता हूं ऊपर से। नेक्स्ट में बात करता हूं आपके, नेक्स्ट इज योर आर्टिकल नंबर आपका 43B, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका ऐड किया गया था 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत। ठीक है, दिस आर्टिकल व्हाट इज गोइंग टू स्पीक अस इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में आपका बात करता है। आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है, जिसमें मैनेज करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। ठीक है, आर्टिकल 43B के तहत। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स जो मैंने आपको अभी तक यहां तक बताए हैं। अब मैं नेक्स्ट आपके आर्टिकल की बात करता हूं, मैं यहां से इसको रब कर लेता हूं। नेक्स्ट इज योर 47। नेक्स्ट इज योर व्हाट, नेक्स्ट इज योर व्हाट 46। 46 में ये बात करता है, गांधी जी ये बोलते हैं कि हमने इंप्रूव करना है, हमारी सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड किसकी, एससी और एसटीज की, इंक्लूडिंग द माइनॉरिटीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, improve the educational background of SCs and STs and including the minorities as well, to improve the educational status, of SCs and STs, including the minorities। देखिए ये आप सब जानते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि माइनॉरिटी वर्ड, देखिए ये जो माइनॉरिटी वर्ड है, ये इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, माइनॉरिटी वर्ड। और माइनॉरिटी वर्ड से मैं आपको बता दूं कि हमारे अगर माइनॉरिटी वर्ड जो है, आपके दो तरह से हम माइनॉरिटी वर्ड्स को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हमने लाया है, वो उसका ये है कि एक तो हम जो लैंग्वेज के आधार पर, और सेकंड वन इज योर रिलीजन के आधार पर हमने माइनॉरिटी वर्ड को स्टैंड आउट किया हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है,
अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, तो मैं आपको बता देता हूं माइनॉरिटी वर्ड। नेक्स्ट इज योर आर्टिकल नंबर 47। नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 47, टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ, टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने का इसमें जिक्र किया गया है। एंड वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्रीज, इस आर्टिकल में उसका जिक्र किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज योर आर्टिकल नंबर 48 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है दिस इज द लास्ट गांधीयन प्रिंसिपल्स विच इज आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, एंड इसके बाद हमारा लेक्चर जो है आज मैं इसको यहीं तक रखूंगा। नेक्स्ट में अपना लेक्चर जो है वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स और आपके गांधी और आपके लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। आई होप कि ये बच्चों को आपको लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नेक्स्ट इज आर्टिकल 48 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोलता है, ये आर्टिकल क्या बोलता है, टू प्रोहिबिट द slaughtering of cows, to prohibit the slaughter of cows and other milch animals, जो दूध देने वाले जानवर हैं उनको स्लॉटरिंग से हमने बचाना है। ठीक है, एंड अदर मिल्च एनिमल्स। सो गाइज, यहां तक आज हमारा लेक्चर है आर्टिकल 48 तक। हमारे गांधीयन प्रिंसिपल्स को आज हमने यहाँ पे कवर किया है। होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करें। थैंक यू, गुड बाय।